हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है जी। इससे पहले हमारे 4-5 सेशंस हो चुके हैं यूनिट्स के। आई होप आप सबने वो देख लिए होंगे और आप लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं। अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आपके लिए ही ये सेशंस बनाए जा रहे हैं स्पेसिफिकली कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस ठीक करके आ पाएँ। और जो भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने सारा मेरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद इस टाइम पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स की रिवीजन चाहते थे, तो उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वो सब चीज़ें कवर कर चुके हैं कोर्स से और अब वो प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं, तो इससे उनका और जो है कंसेप्ट्स मजबूत होंगे। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स का रिपीटेशन होगा उनके माइंड में भी। और जो चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस में या क्लासेस में नहीं होती, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार वो चीज़ होती है, तो वो भी जो आपकी छूटी हुई चीज़ें हैं वो भी इसमें कवर हो जाती हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये हमारा ना जून 2026 का कोर्स है, जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसका ओरिएंटेशन क्लास 20th नियर बाय स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। बाकी आपका 7th को एग्ज़ाम है, 7 जनवरी को। तो उसके बाद से अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बैच में इनरोल करेंगे, सो दैट्स वाई हम इसका लाइव जो है वो 20th ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको देखनी है। पब्लिक गुड देखिए नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। इस पर मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, आप चैनल पर देखोगे ना, पब्लिक पार्क पर जाकर, पब्लिक रोड की एग्जाम्पल देखकर आपको बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं पब्लिक गुड समझाने के लिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज समझाने के लिए। आपको चैनल पर बहुत मिल जाएंगी मेरी वीडियोज़। पब्लिक गुड जो है नॉन एक्सक्लूसिव, पब्लिक गुड की सबसे इंपॉर्टेंट दो फीचर्स नॉन एक्सक्लूसिव है एंड नॉन राइवल है ना। नॉन एक्सक्लूसिव है, इसकी कंजम्पशन से हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नॉन राइवल है कि साइमल्टेनियसली सभी इसका कंजम्पशन कर सकते हैं, है ना। तो नेशनल डिफेंस जो है बिल्कुल पब्लिक गुड की एक उदाहरण है। आप हम सब नेशनल डिफेंस का फायदा ले रहे हैं साइमल्टेनियसली। नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है। ठीक है, राइवल नहीं होते इसलिए मैंने काट दिया। पब्लिक गुड बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं एट जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर, ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नॉन जीरो लिखे है इसलिए ये गलत है। इसके अलावा पब्लिक गुड्स कंजम्पशन में इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, नहीं। लेट्स सी, इसका आंसर ए एंड बी सही है। अब ये आपके ऑप्शंस गलत क्यों है, लेट्स सी, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। पब्लिक गुड आपको नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी वाली चीज तो समझ आ गई, मैंने अभी समझा दी। अब जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर क्यों इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक गुड इज ऑफन क्लोज टू जीरो। मार्जिनल कॉस्ट जो है पब्लिक गुड की वो जीरो होती है। जैसे कि एक पब्लिक पार्क बना, ठीक है, अब द कॉस्ट ऑफ लेटिंग वन मोर पर्सन यूजेस, अब एक और पर्सन एडिशनल, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट, है ना। एक और पर्सन उस पार्क को यूज कर रहा है, एडिशनल पर्सन उस पार्क को यूज कर रहे हैं, उससे ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई कॉस्ट बढ़ जाएगा पब्लिक पार्क का, है ना। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कंट्रीज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी ईच इंडिविजुअल ज्यादा उससे बेनिफिट लेने लग जाए तो डिफेंस का कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा। दैट्स वाई मार्जिनल कॉस्ट जीरो बोलते हैं। और पब्लिक गुड में यहाँ पे आती है फ्री राइडर की प्रॉब्लम। फ्री राइडर ऐसे इंडिविजुअल जो बेनिफिट लेते हैं पब्लिक गुड के और उसके लिए कुछ पे नहीं करते। ठीक है जी। बाकी आप मेरी एक क्लास देखिएगा जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, मार्केट फेलर, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। चैनल पर मौजूद है वो क्लास, मार्केट फेलर, टाइप्स ऑफ गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हैजर्ड, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उसमें सारा। ठीक है, वो जरूर आप देख लेना। तो ए भी इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं। देखो, इफ ए मार्केट जनरेट से साइड इफेक्ट और एक्सटर्नलिटी, देन द, वही चीज आ गई। अगर एक मार्केट में एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम है तो मार्केट सोल्यूशंस इनएफिशिएंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है एक्सटर्नलिटी। ठीक है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी इसको हम बोल देते हैं। एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। लेट्स सी इसको एग्जांपल के साथ हम समझ लें क्या। एक्सटर्नलिटीज कॉज मार्केट आउटकम्स टू डेविएट। चलो मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली जो एक्सटर्नलिटीज है ना, इसके आगे भी मैंने दिया हुआ है, ये देखिए, वही चीज़ ढूंढ रही थी मैं। यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी इफेक्ट्स को हम एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जैसे कि थर्ड पार्टी पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन। एक फैक्ट्री जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और पोल्यूशन रिलीज कर रही है हवा में। अब जो पोल्यूशन की कॉस्ट है वो फैक्ट्री के द्वारा पे नहीं की जा रही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, हेल्थ इश्यूज, एनवायरमेंटल डैमेज वो जो आसपास लोग रहते हैं, सोसाइटी जो है उसको बेयर करनी पड़ रही है ना। सो पोल्यूशन एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, बिकॉज इसके केस में प्राइवेट कॉस्ट कम है और सोशल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें, ऐसा गुड और सर्विस जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है अदर्स को, जैसे एजुकेशन। ठीक है, अगर और रियल लाइफ एग्जांपल की मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कि एक घर है, उस घर में ना कुछ एलईडी वगैरह लगी हुई है ना। अब दूसरे किसी के घर में एलईडी नहीं लगी, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था ना, एक ही घर में टीवी लगा हुआ है, आसपास के सारे पड़ोस वाले एक ही घर में आके टीवी देखने लग जाते थे। वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ना, कि सोसाइटी के बेनिफिट्स ज़्यादा है प्राइवेट बेनिफिट से। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि जो प्राइवेट जो आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है उसके केस में प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन सोशल कॉस्ट, है ना। प्राइवेट कॉस्ट लग रही है, उसका टीवी चल रहा है एक बंदे के और सोसाइटी को पूरा बेनिफिट मिल रहा है उसके, तो दैट इज आल्सो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। ठीक है। एजुकेशन एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, एक पर्सन एजुकेटेड होता है तो सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलता है ना। सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट, वो चीज़। ठीक है जी, तो यही आपको एक एक्सटर्नलिटी का मतलब मैंने समझाना था यहाँ पे। तो हम वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इसमें क्या था कि अगर एक्सटर्नलिटी मार्केट क्रिएट करती है तो उससे मार्केट सोल्यूशंस बिल्कुल इनएफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नलिटीज बेसिकली साइड इफेक्टिंग है ना। मार्केट आउटकम जो है सोशली ऑप्टिमल आउटकम से डेविएट होती है ना। तो एक्सटर्नलिटीज बिल्कुल मार्केट इम्परफेक्शंस का कारण है, मार्केट्स इनएफिशिएंट होती है। आगे, इफ ए मार्केट इज एफिशिएंट देन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। हाँ, अगर मार्केट एफिशिएंट है तो उसमें जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमाइज करेगी। बिल्कुल सही है बी वाला। कंज्यूमर सरप्लस का ये इसने फार्मूला देखो। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है बायर की विलिंगनेस टू पे माइनस जो बायर ने एक्चुअल पे किया, यही होता है ना, माइनस जो बायर ने एक्चुअल पे किया। तो यहाँ पे तो लिख दिया इसने सेलर कॉस्ट, यानी कि सी वाला आपका गलत हो गया, है ना, सी वाला गलत हो गया। फिर डी वाला देखो, कहता है स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड कंसेप्ट है उसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज दैट कम्पिटिटिव मार्केट आउटकम जनरेट्स इक्विटी अमंग द मेंबर्स इन द सोसाइटी। ऐसा तो नहीं है। इनविजिबल हैंड का क्या मतलब है, स्मिथ का ना दिखने वाला हाथ, ऐसा हाथ जो जो जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, डिमांड सप्लाई के बराबर आती है ना। बाय द इनविजिबल हैंड्स बेसिकली द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आती हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की प्रोसेस को उसने इनविजिबल हैंड्स बोले हैं, तो ये गलत है डी वाला। फिर ई, कम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम बिल्कुल पेरेटो एफिशिएंट है। ये हम जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल थ्योरम्स बेसिकली करते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, तो इसलिए आपका ए बी एंड डी सही जवाब आ गया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि इनविजिबल हैंड्स बोलते हैं कि कम्पिटिटिव मार्केट्स लीड टू एफिशिएंसी नॉट नेसेसरली इक्विटी, है ना, कि इनविजिबल हैंड्स जो हैं ऑटोमेटिक ये फोर्सेस ये इकोनॉमी में एफिशिएंसी लेके आती हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इक्विटी की बात नहीं हुई वहां पे, एफिशिएंसी की बात हुई है स्मिथ के इनविजिबल हैंड्स में। आगे चलते हैं। Arrange the following taxes in the sequence in which they were introduced starting from earliest to latest। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो, हमने जो पब्लिक इकोनॉमिक्स की एक टैक्सेस वाली क्लास करी थी, पब्लिक रेवेन्यू वाली, उसमें मैंने आपको
15 से 20 तरह के टैक्सेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया था। तो आपको डेट्स याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्सेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता हो, क्योंकि डेट्स नहीं याद रहती, इतनी बहुत सारे टैक्सेस हैं, उनकी डेट्स कैसे याद रखोगे। सो इट्स बेटर कि आप सभी टैक्सेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख लें। ठीक है जी। तो इसमें अब जैसे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 1987 में सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एक्ट 2004 में आया था, फिर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो है 2005 में आया था, एंजल टैक्स जो है 2012 में आया था, और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका यहाँ पे सबसे लेटेस्ट है 2013 में। ठीक है जी। आगे देखिए। ये 15th फाइनेंस कमीशन से आ गया क्वेश्चन, हर बार आता है 15th फाइनेंस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो ही नहीं सकता इससे क्वेश्चन ना आए, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसने पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट वेट से शुरू करना है। तो ये एक बार देख लो, पढ़ लो, 15th फाइनेंस कमीशन में वेट्स याद रख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम डिस्टेंस का यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज है, सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका पोल्यूशन एंड एरिया, तीसरे नंबर पर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आ रहा है, चौथे नंबर पे फॉरेस्ट इकोलॉजी आ रहा है, और सबसे लास्ट यहाँ पे सबसे कम वेट दिया गया है टैक्स एफर्ट को। मेरी 15th फाइनेंस कमीशन वाली अब वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी ABCD ऐसे ही है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो व्हाट वाज द प्राइमरी डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP। अब यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, और आपको ना जानकारी दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो क्वेश्चन है इससे। पहले में आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, दूसरे में आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। सो सिंपल, यू मस्ट नाउ द फार्मूला ऑफ क्या क्या दिया हुआ है उसने, रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, गिवन इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है। फिजिकल डेफिसिट भी दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, रेवेन्यू रेसिप्ट्स भी दी हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी दी हुई है, GDP भी दी हुई है। सो प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल फार्मूला होता है, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दो। तो फिजिकल डेफिसिट इसमें ने कितना दिया हुआ है, 100 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी दे रखी है देखना, 90 करोड़, 10 करोड़ आ गया। अब उसने पूछा है परसेंटेज फॉर्म में निकालो कि GDP का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में आप करते हो ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी GDP है ना, दैट इज 100, कितनी GDP दी हुई है, ये रही 2000 करोड़, है ना। मतलब 2000 करोड़ में 10 करोड़ जो है वो प्राइमरी डेफिसिट है। आपको परसेंटेज निकालना है कि वो GDP का कितना परसेंट है, यानी कि 10 करोड़ जो है वो इसका कितना परसेंटेज है ना, ऐसे करेंगे इसको परसेंटेज में, राइट। ये कटिंग हो गई, क्या बचा 1/2, दैट मीन 0.5%। ठीक है, सो 0.5% इज योर आंसर। आगे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू 300 में से 250 माइनस कर दोगे तो कितना 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। अब 50 जो है उसको आप परसेंटेज कर लो, GDP का कितना परसेंटेज हुआ, 50/2000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कटिंग हुई 2/5, यानी कि आप डिवाइड करोगे तो 2 2 का 4.5, यानी कि 2.5% आपका ये आएगा रेवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। ठीक है, आगे चलिए। सो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द लेमन मार्केट रिजल्टिंग, जो मैंने अभी आपको वीडियो, अच्छा हर एक जो मैं PYQs की क्लास लेती हूँ ना, इसमें कुछ आपको रेफरेंस वीडियोस बताती हूँ, है ना। देखिए, अगर आप तो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये सभी वीडियोस अब तक देख ही ली होंगी, पर नहीं है अगर आप कोर्स के स्टूडेंट्स तो रेफरेंस वीडियोस बताती हूँ कि इन वीडियोज़ में ये चीज़ें मैंने क्लियर करी हुई हैं आपको सारी। तो बट जैसे अभी उसमें जो टैक्सेस वाली मैंने आपको बताई, वो आपको एप्लीकेशन कोर्स में ही क्लास मिलेगी, यहाँ पे नहीं है वो क्लास, है ना। यूट्यूब पर कुछ रैंडम 1-2 क्लासेस मिल जाती हैं, तो वो आप सर्च करके देख सकते हो, बट सारी नहीं है। पर अगर आप YT से भी कभी कोई क्लास देखते हो ना, कोशिश करिए बहुत पुरानी क्लास मत देखा करिए, लेटेस्ट क्लास देखा करिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पुराने टाइम में और होती हैं, है ना। जैसे करंटली और चल रहा होता है उनका सिनारियो, फिगर्स वगैरह, डाटा, तो हमेशा लेटेस्ट वीडियो ही देखा करिए, पुरानी वीडियो मत देखा करिए। अगर तो आप कोर्स में है, दैट्स द रीज़न कि हम हर बैच का लाइव दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कि जो भी चीज़ें हैं एकदम सीक्वेंस वाइज अपडेट हो जाएं, है ना, कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ों को दोबारा से करवाएं। तो लाइव का भी वही रीज़न होता है कि क्लासेस अपडेट हो जाए।
तो हर हर कोर्स में आपको अपडेटेड बैच ही मिलता है, चाहे उसमें लाइव है चाहे रिकॉर्डेड है, पर बैच आपका अपडेटेड होगी, क्लासेस अपडेटेड ही होती हैं। तो इसलिए अब लेटेस्ट वीडियोस एक तो देखा करिए। अब ये देखो, ये मैंने बताओ मुझे एडवर्स सिलेक्शन वाली वीडियो सारी आपने देखी है कि नहीं, जिसमें मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास ली थी, जिसमें आपको मार्केट फेलर, एडवर्स सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, और पूरा रियल लाइफ एग्जाम्पलों के साथ ये कंसेप्ट समझाए थे। एंड पूरा गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगर आपने वो क्लास देख ली ना, तो आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं कोई, और इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको सही करके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन लेमन मार्केट, मतलब वो एडवर्स सिलेक्शन की बात कर रहा है, जिसमें एक बैड क्वालिटी कार्स होती हैं, एक गुड क्वालिटी कार्स होती हैं, है ना। तो सेलर्स को पता है कि भाई ये बैड है तो ये गुड है, पर बायर्स को इस चीज़ का नहीं पता कि कौन सी बैड और कौन सी गुड क्वालिटी कार्स है। ऑब्वियसली गुड क्वालिटी कार्स का प्राइस हाई होगा, बैड क्वालिटी कार्स का प्राइस कम होगा, पर जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सी बैड कौन सी गुड है, तो वो एक एवरेज प्राइस पर डील करते हैं। एवरेज प्राइस, है ना, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि चांसेस के अकॉर्डिंग कि उनको बैड क्वालिटी कार मिले या गुड क्वालिटी कार मिले, मतलब उस चांस के अकॉर्डिंगली वो एक एवरेज प्राइस डिसाइड करते हैं पे करने का। तो वो जो गुड क्वालिटी कार्स होती हैं, वो उनको तो वो एवरेज प्राइस पर वारा नहीं खाती, वो मतलब है ना, टिक ही नहीं पाती मार्केट में, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि अगर नहीं वारा खा रही तो चीज़ खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है वो मार्केट, है ना। तो अब वो गुड क्वालिटी कार्स तो महंगी हैं, पर जो बायर्स हैं वो एक एवरेज प्राइस ऑफर कर रहे हैं, तो इस कारण गुड क्वालिटी कार्स तो उस पर उसकी कॉस्ट ही नहीं अगर पूरी हो रही होगी तो वो कैसे मार्केट में टिकेगी। गुड क्वालिटी कार्स मार्केट से आउट हो जाती हैं, बैड क्वालिटी कार्स जो है मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं। एडवर्स सिलेक्शन इसको बोलते हैं, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में ये कंसेप्ट आता है ना। तो अब इसमें ग्रेजुअल फेल ऑफ एवरेज प्राइस बिल्कुल सही है, ये ना इसमें ना एवरेज प्राइस देखो, पूरा ना एवरेज प्राइस कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, सेलर जो हाई क्वालिटी कार्स के सेलर्स हैं वो एक एवरेज प्राइस फाइंड करते हैं जो कम होता है, और इससे मोर लेमन्स इन द मार्केट, के बैड क्वालिटी कार्स तो मार्केट से आउट हो जाती हैं, एज मोर हाई क्वालिटी कार्स एग्जिट द मार्केट, है ना। बायर्स लोअर देयर एक्सपेक्टेशन इवन फर्दर। ये देखो, ये कैसे मैंने जो एवरेज प्राइस वाली चीज बताई, ये कैसे डिसाइड होता है, ये भी देख लो एक बार, ठीक है। ये एवरेज प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि बायर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सी कार गुड है और कौन सी बैड है। बैड कार को उसने लेमन बोला, गुड कार को उसने पीच बोला, ठीक है। तो वो एक एवरेज प्राइस पे करते हैं। अब ये एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, एवरेज प्राइस निकालने के लिए ना हम उस कार की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितने की वो कार है, ऐसे करके एक एवरेज प्राइस डिसाइड होता है। लेट्स सी, जैसे मान लीजिए 50% ऑफ कार्स जो हैं वो गुड क्वालिटी कार्स हैं, और 50% कार्स जो हैं वो बैड क्वालिटी कार्स हैं। अब गुड क्वालिटी कार्स की वर्थ 1 लाख है, और बैड क्वालिटी कार्स की वर्थ है 40,000, है ना। अब एवरेज प्राइस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब प्रोबेबिलिटी कितनी है दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस 1 लाख, प्लस दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस 40,000, ऐसे करके कितना 70,000 आ गया। यानी कि जो बायर्स हैं यहाँ पे वो 70,000 प्राइस देंगे। पर देखो अब गुड क्वालिटी कार्स का प्राइस तो 1 लाख है, वो टिक नहीं पाएंगी मार्केट में, ठीक है ना, तो एग्जिट हो जाएंगी वो मार्केट से। तो इस तरह वो एक एवरेज प्राइस जो है वो कैलकुलेट होता है। तो जब ये गुड क्वालिटी कार्स ही मार्केट से एग्जिट हो जाएंगी ना, तो ये एवरेज प्राइस और कम हो जाएगा, है ना। तो सेलर्स ऑफ गुड कार्स जो हैं वो 70,000 एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मार्केट को छोड़ जाएंगे, तो सिर्फ लेमन्स यानी कि बैड क्वालिटी कार्स ही मार्केट में बचेंगी। हाई क्वालिटी कार्स मार्केट से चली जाएंगी, बाय एज मोर हाई क्वालिटी कार्स एग्जिट द मार्केट, बायर्स लोअर देयर प्राइस एक्सपेक्टेशंस इवन फर्दर, तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस और डाउन आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। So this leads to fell in the average price as the market now consists more of lemons. तो इसीलिए ये वाला ठीक है, ग्रेजुअल फेल ऑफ एवरेज प्राइस की, जैसे जैसे गुड क्वालिटी कार्स जो है मार्केट से एग्जिट होती जाएंगी एवरेज प्राइस कम होता जाएगा। फिर वही चीज़ बेटर क्वालिटी कार्स मार्केट से एग्जिट होती जा रही हैं। एडवर्स सिलेक्शन बाय वन ऑफ द पार्टीज, अभी मैंने समझाया, बायर्स
एडवर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ए बी सी सही जवाब है, डी गलत है, बिकॉज डी में उसने लिखा है कि इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विड्रॉल होंगे, नहीं गुड क्वालिटी जो है वो विड्रॉल होंगे, और इन्फीरियर क्वालिटी वाले तो वहाँ पे रहेंगे। सेलर्स को तो मज़ा आ रहा है इन्फीरियर क्वालिटी वाले बेचने पर, 40,000 की वर्थ वाली चीज़ 70,000 पर बेच रहे हैं, तो सेलर्स को तो मज़े मज़े हैं। आगे देखिए, तो ये हो गया ड्यू टू ओपन एक्सेस टू ए प्रॉपर्टी आफ्टर इट इज ओवर यूज्ड बियॉन्ड इट्स कैरी। ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाली चीज़ ना आप देखना, भी कुछ दिन पहले ही ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो पार्क में जाकर बनाया था, तो उसमें मैंने आपको ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात समझाई थी लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, सामने एग्जाम्पल के थ्रू, कि जब हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, ओपन एक्सेस प्रॉपर्टी को ज़्यादा यूज करें, है ना, तो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बेसिकली। सो व्हेन इंडिविजुअल्स विद रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट डिप्लीट करता है जब वो शेयर्ड सोर्स को, ठीक है, एक शेयर्ड रिसोर्स है उसको डिप्लीट करना ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है। तो ये बेसिकली ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के केस में होता है, जैसे कि जिसमें या पब्लिक गुड्स के केस में होता है, पब्लिक गुड्स के केस में होता है, या कॉमन रिसोर्स या पब्लिक गुड्स की एक्सक्लूजन नहीं है, हर कोई उसमें एक पब्लिक पार्क में हर कोई एंटर कर सकता है, कोई भी वहाँ पे आ सकता है ना, तो वहाँ पर गंद डाल रहे हैं, वहाँ पर जो है स्पिट कर रहे हैं, है ना, या कुछ भी ऐसा, जिस ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की उसको, उसका ओवर यूज हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, बिकॉज एक्सक्लूजन ही नहीं है, वहाँ पर हर कोई आ जा सकता है, दैट्स वाई उसका ओवर यूज हो रहा है। तो ये फर्स्ट आंसर सही हो गया। वर्टिकल इक्विटी क्या होती है भाई टैक्सेशन में? वर्टिकल इक्विटी का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लोगों को डिफरेंटली टैक्स किया जा रहा है, हाई इनकम ग्रुप्स को हाई में मोर टैक्स पे करने पड़ रहे हैं, लो इनकम ग्रुप को लो टैक्स पे करने पड़ रहे हैं, पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली, ये वर्टिकल इक्विटी है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, पीपल विद सिमिलर इनकम्स पे द सेम टैक्सेस, की सिमिलर इनकम के लोग सेम टैक्स पे करते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी, ठीक है। आगे देखिए, the next one is when with the increase in income the percentage of income as a tax falls। अब यहाँ पे ये सारे टैक्सेस के मतलब समझो। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स रेट जो इनकम बढ़ने से बढ़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब कि परसेंटेज ऑफ इनकम एज ए टैक्स सेम रह रही है, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स एवरीवन पेज द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम एज टैक्स, की अर्निंग्स के जितनी भी उनकी अर्निंग्स हैं सेम इनकम का परसेंटेज वो एज ए टैक्स दे रहे हैं। रिग्रेसिव टैक्स हो गया कि टैक्स रेट इनकम बढ़ने से कम हो गया। देखो उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लो रिग्रेसिव टैक्स, जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है नेचर में। जैसे कि मान लो अगर एक पर्सन अर्न कर रहा है 10,000 पर ईयर, ठीक है, तो और वो 10,000 पर ईयर अर्न कर रहा है, उसको अपनी इनकम का 1,000 सेल्स टैक्स देना, यानी कि वो अपनी इनकम का 10% दे रहा है सेल्स टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब पर सेम लगता है, सब पर सेम लगता है ना, कि इस पर्टिकुलर आइटम के पीछे 2 रुपए टैक्स पड़ रहा है, अब वो 2 रुपए टैक्स सबके लिए इतना ही है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो वो चीज की प्राइस में ही छुपा हुआ है, तो सबके लिए वो इतना ही है। और एक पर्सन जो 1 लाख कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, यानी कि इसकी इनकम का 10% जा रहा है, इसकी इनकम का सिर्फ 1% जा रहा है। इस तरह के बिहेवियर को रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया इसकी एग्जांपल, और प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये आपका हो गया इनकम टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में ये इनकम का परसेंटेज सेम रहेगा हर किसी के लिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स के केस में जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर टैक्स रेट बढ़ता है इनकम के साथ, जैसे इनकम टैक्स आपको बताइए। आगे देखिए, ये देखो फिर से 15th फाइनेंस कमीशन से दोबारा से क्वेश्चन आ गया। अब करो इसको मैच। अभी हमने पढ़ा था कि इनकम डिस्टेंस 45%, ए का थर्ड आ जाएगा, थर्ड आंसर सही हो गया। पॉपुलेशन का आपका आ जाएगा 15%, हाँ पॉपुलेशन का आ गया 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5 होता है, चलो अप्रोक्सीमेट फिगर 12 होगी। फॉरेस्ट इकोलॉजी का हो गया 10%, थर्ड वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। आगे
तो अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ गुड क्राउडेड सिटी साइड वॉक। एक सिटी साइड वॉक है और क्राउडेड है, भीड़ से भरा हुआ। देखियो ये एक तरह से कंजेस्टिबल गुड होता है। ध्यान से एक चीज समझिए मेरी, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, याद रहेगा आपको हमेशा ये चीज। आपको एक सिंपल रोड है, पब्लिक रोड, ठीक है, वो पब्लिक रोड नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल है, ठीक है। पर अगर उस पब्लिक रोड पर कंजेशन आ जाती है, वो क्राउडेड हो जाता है, वहां पे ट्रैफिक आ जाती है, तो वो नॉन राइवलरी बन जाता है, नॉन राइवलरी से राइवलरी बन जाता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सभी उसका यूज नहीं ना कर पा रहे। मतलब एक के यूज करने से मेरे यूज पर फर्क पड़ रहा है, मुझे वेट करनी पड़ रही है कि दूसरा उसको यूज कर रहा है ना, या मेरी स्पीड स्लो और ये कि दूसरा उसको यूज कर रहा है, क्राउडेड सिटी साइड वॉक। तो उसकी नॉन राइवलरी की प्रॉपर्टी की जगह वो राइवलरी होगी प्रॉपर्टी उसकी, है ना, पर नॉन एक्सक्लूडेबल है, क्यों? क्योंकि वो सिटी साइड वॉक कोई भी आ जा सकता है, तो इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरी नेचर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कि वहां पे टोल टैक्स भी लग गया, तो वो एक्सक्लूडेबल भी हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे देखिए, कमेटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर, चिलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी, रस्तोगी, विजय केलकर, ये आ गई आपकी शॉम कमेटी और रेखी कमेटी। तो चिलिया कमेटी आपकी 1991 की है, रेखी कमेटी 1993 की है। टैक्स रिफॉर्म की कुछ 5-6 कमेटीज मैंने आपको करवाई हुई हैं आपकी पब्लिक रेवेन्यू वाली जो कोर्स में क्लास है ना। केलकर कमेटी 2002 की है, रस्तोगी कमेटी 2003 की होगी। तो AECB यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाला, AECB एंड D1 इज ये शॉम कमेटी 2012, ठीक है। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे वीडियोस के नीचे कि मैम बजट पर क्लास ले लो, इकोनॉमिक सर्वे पर क्लास ले लो। देखिए, जून 2025 के लिए मैंने आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यूट्यूब पर करवाया था। बजट इकोनॉमिक सर्वे अभी नहीं बदला, वो अभी अगला जो आपका जून 2026 का एग्जाम होगा उसके लिए बदलेगा, है ना। तो आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ना टेलीग्राम पर कुछ 7-8 वीडियोस के लिंक डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लो पहले तो उसे। अब टेलीग्राम में जाओगे, वहाँ पे मैंने पूरी ना एक 5-6 वीडियोस के इकट्ठे लिंक डाले हैं। उसमें आपके न्यूमेरिकल का दंगल सेशन हो गया, टॉप मतलब 10 के 10 यूनिट्स का मैराथन सेशन हो गया, है ना, बजट इकोनॉमिक सर्वे के सेशन लिंक डाले हैं। एग्जाम से पहले देख कर जाओ, और एग्जाम देते वक्त सच में सोचोगे कि मैम का पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, ठीक है, ज़रूर देख के जाना उसको। और एक चीज़ और, जब भी आप किसी फ्री सोर्स का फ़ायदा लेते होते हो ना, जिसके लिए आप कुछ भी पे नहीं कर रहे, दैट इज बेसिकली नॉन एक्सक्लूडेबल, कोई भी इसका फायदा ले सकता है, नॉन राइवलरी भी है ये, है ना, पब्लिक गुड की तरह ये चीज़ काम कर रही है, ये मैराथन्स, ये यूट्यूब वीडियोस आपके लिए। तो जब भी इस तरह की चीज़ का फ़ायदा लेते होते हो ना, तो वहाँ पर यू ठीक है, आप एक फ्री राइडर की तरह हैं, फ़ायदा ले रहे हैं उसका, पर एक ही सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट होती है, एक अच्छा रिव्यू बहुत काम आता है हमारे। एप्लीकेशन पर जाया करिए, एप्लीकेशन पर जाकर एक अच्छा रिव्यू डाल देंगे आप, ठीक है, या कोर्स बैच से हैं अगर क्लासेस काम आ रही हैं, अच्छा रिव्यू डाल देंगे, बिकॉज एजुकेटर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो आप एज ए फ्री राइडर नहीं रहेंगे फिर कि कुछ आप हमारे काम आए। दैट मीन्स अगर आप फ्री सोर्सेज से भी पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छा रिव्यू जो होता है ना, वो हमारे बहुत काम आता है, एंड इट मैटर्स ए लॉट। आप जो फीस देते हैं कोर्स में एनरोल करने के लिए, उससे ज़्यादा काम आता है हमारे लिए आपका एक अच्छा रिव्यू, ठीक है, जो आप ऐप पर जाकर एक अच्छा रिव्यू दे देंगे। अगर आपने मेरी बुक खरीदी है, वहाँ जहाँ से बुक खरीदी है अमेजोन से, वहाँ पे अच्छा रिव्यू दे देंगे, एक अच्छा कमेंट दे देंगे, ठीक है, इट वर्क्स ए लॉट फॉर अस, ठीक है। सो देखिए, अब यहाँ पर ना मैं जैसे आपको कहा बजट वाली पूरी वीडियो देख लेना, उसमें ये सारे ट्रेंड वगैरह A to Z कवर हो जाएंगे। अब हम ये सारे एक बार देख लेते हैं। 2025-26 के मुझे देखने हैं। फिस्कल डेफिसिट 4.4 हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3 हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया आपका 0.8। तो यही क्रोनोलॉजी इसकी जाएगी, प्राइमरी नहीं, सबसे इफेक्टिव रेवेन्यू, फिर प्राइमरी, फिर रेवेन्यू, फिर फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो थर्ड आंसर है इसका। करंट अकाउंट डेफिसिट इससे भी कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के आगे एरिया में आ गया ना, इसके लिए आप एक बार बजट वाली क्लास देख लेना, और भी तमाम फिगर्स आपकी उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग, बाकियों के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो जो मैंने अभी आपको समझाया ये आ रहा है सबसे पहले बी के बाद आना चाहिए आपका सी के बाद आना चाहिए आपका रेवेन्यू डेफिसिट, और ए, BCEA, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
आगे चलिए, तो ये मैंने आपको जो एक्सटर्नलिटी समझाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी, फिर से एक्सटर्नलिटी से क्वेश्चन आया है। सो इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी सभी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो हैं वो इंटरनलाइज नहीं होते, है ना। बिल्कुल, एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि इंटरनलाइज ना होना कॉस्ट एंड बेनिफिट्स का। और एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करने के लिए हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में एक थ्योरम पढ़ते हैं। कौन सा थ्योरम पढ़ते हैं? कोस थ्योरम। एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करने के लिए जो आप पढ़ते हो कार्बन टैक्सेस, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट, कि जो फैक्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उसके लिए टैक्स दे, है ना। ये एक्सटर्नलिटीज को कम करने के लिए चीजें बनाई गई हैं, बेसिकली ये मेजर्स हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटी जो है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स उसमें इंटरनलाइज नहीं होते, तो ये वाला बिल्कुल सही है। फिर एक्सटर्नलिटी का प्रेजेंस होना, या तो गुड का अंडर प्रोडक्शन होगा या ओवर प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल बी वाला एग्जैक्टली इट इज राइट। मार्केट बेस्ड डिसीजन मेकिंग यील्ड्स एन एफिशिएंट आउटकम, नहीं, एक्सटर्नलिटी की प्रेजेंस में एफिशिएंट आउटकम नहीं होती, इनएफिशिएंट आउटकम होती है। सी वाला गलत हो गया आपका, ठीक है। सी को काट दोगे, सभी में सी है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा। ए आपको पता चल गया है, तो बस इसी से, मतलब पहले एक दो ऑप्शंस पढ़कर ना आंसर तक हम अप्रोच कर जाते हैं, बाकी एग्जाम में पढ़ने मत बैठना। मैं तो इसलिए सभी ऑप्शंस पढ़ाती हूँ कि आप लोग ये ना बोले कि मैंने समझाया नहीं, समझाती हूँ मैं सारे। तो एग्जाम में पहले एक दो पढ़ोगे ना, उसी से आंसर तक अप्रोच कर जाओगे आराम से, बाकी मत पढ़ने, टाइम नहीं है एग्जाम में हमारे पास। इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, हाँ, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के केस में जो सोशल कॉस्ट है वो हाइयर रहती है, बिल्कुल सही। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स वही कॉस्ट थ्योरम की बात कर रहा है। कॉस्ट थ्योरम में हम एग्जम्पशन पढ़ते हैं वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, उससे प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी सोल्व हो जाती है। तो ए बी डी ई आपका सही जवाब हो गया। ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पलें समझाई वही है सारी। ये देखो, जो आपकी नेगेटिव अपनी ये है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, ये ओवर प्रोडक्शन होती है इससे गुड की, सोशल कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइवेट कॉस्ट जैसे कि पोल्यूशन वाली एग्जांपल है, ओवर प्रोडक्शन ही हो रही है, मतलब फैक्ट्री प्रोड्यूस करी जा रही है सोशल कॉस्ट पर, है ना, ओवर प्रोडक्शन। जबकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में अंडर प्रोडक्शन आती है। इसमें सोशल बेनिफिट ज़्यादा होता है, प्राइवेट बेनिफिट कम होता है, तो लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन ऑफ द गुड। मार्केट में तो अब वो जो एजुकेटेड बंदा है उसके प्राइवेट बेनिफिट्स ही कंसीडर किए जाएंगे ना, एजुकेशन के, है ना, सोशल बेनिफिट्स तो नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो दैट्स वाई इट्स प्राइवेट बेनिफिट इज लेस देन सोशल बेनिफिट। और मार्केट में उस बंदा अगर वो एजुकेटेड है तो उसके प्राइवेट बेनिफिट काउंट हो रहे हैं, जो उसके द्वारा दूसरे लोगों को मिला वो नहीं काउंट हो रहे, सोशल बेनिफिट नहीं काउंट हो रहे, है ना। सो दैट्स वाई इट लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन ऑफ द गुड। आगे आपके फिर से ये चेयरमैन आ गया, अच्छा ये देखो, ये फाइनेंस अपनी कमीशन की आपकी जो रहती है ना, फाइनेंस कमीशंस, उसके चेयरमैन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका रेड्डी जी जो है ये 6th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, सबसे पहले डी आएगा। फिर आपके सेल्वे, NKP सेल्वे, ये 9th फाइनेंस का, आपको ना फर्स्ट से लेकर मैंने अपनी क्लास में करवाई है ये, आपको फर्स्ट से लेकर 16th फाइनेंस कमीशन के सारे चेयरमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सालवे जी हो गए 9th फाइनेंस कमीशन के, KC पंत हो गए 10th फाइनेंस कमीशन के, AM खुसरो 11th फाइनेंस कमीशन के, रंगा राजन 12th। अभी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, है ना, क्लासेस से पढ़ रहे हो, क्लास देख लो, वो बड़ी नई क्लासेस से पढ़ रहे, कहीं से भी फर्स्ट से लेके 16th फाइनेंस कमीशन के सारे चेयरमैन टिप्स पे रट लो, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर ये आपका आ गया वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम ये लॉ पढ़ते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर वाली क्लास में, है ना, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का लॉ है, इसमें हम ये चीज पढ़ते हैं इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी से। वैगनर लॉ एक पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है, बिल्कुल सही। पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस ग्रोज एज ए पोर्शन, हाँ, प्रपोर्शन ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे जैसे टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है
पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करता है, बिल्कुल सही है बी वाला ऑप्शन। मतलब उसने यहाँ पे पूछा है कि कौन सी चीज वैगनर लॉ के बारे में सही नहीं है। अब ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी में क्या है, पब्लिक सेक्टर में जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है वो कांस्टेंट नहीं रहता। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा पब्लिक सेक्टर का जो इंक्रीज होता है, जो ग्रोथ होती है, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनेट विद द इंक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सी वाला भी सही हो गया। डी वाला गलत है, बिकॉज उसमें उसने लिख दिया कि लॉ अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ वार ऑन पब्लिक। ऐसा तो नहीं ये बोलता कुछ भी ना, ये ऐसा कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेप वाइज मैनर में बढ़ता है, वो तो आपकी आ गई पीकॉक वाइसमैन है ना, नहीं पीकॉक वाइसमैन में हम पढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन स्टेप लाइक फैशन, इन जर्की फैशन, है ना, वो पीकॉक वाइसमैन में पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ते। तो डी एंड डी आपके गलत हो गए, तो यही आंसर आ गया आपका सही। तो इसी के साथ आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।